21वीं पुतली चंद्र ज्योति की कथा इस प्रकार है। एक बार सम्राट विक्रमादित्य एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। चंद्रदेव को आमंत्रण देने कौन जाए, इस पर विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इसी कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्श करना शुरू किया। तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। तभी महामंत्री ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अवश्य ही कोई बहुत गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उसके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर से अलग जाकर कुछ पूछा। जब नौकर ने कुछ बताया तो उनका चेहरा उतर गया। वे राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री जी को अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य ही महामंत्री को कोई कष्ट है। उन्होंने नौकर से उसके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बढ़ जाएगा और जो यज्ञ होने वाला है उसमें व्यवधान होगा। राजा ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और उनका भी कर्तव्य है कि उनके कष्ट का हर संभव निवारण करें। तब नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री बहुत लंबे समय से बीमार है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई, पर कोई भी चिकित्सा कारगर साबित नहीं हुई। दुनिया की हर औषधि उसे दी गई, पर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह हिलडुल नहीं सकती और मरणासन हो गई है। विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और जानना चाहा कि उसने महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा की है या नहीं। राजवैद्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल ख्वांग बूटी से ही की जा सकती है। दुनिया की अन्य कोई औषधि कारगर नहीं हो सकती। ख्वांग बूटी एक बहुत ही दुर्लभ औषधि है जिसे ढूंढकर लाने में कई महीने लग जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा, तुम्हें उस स्थान का पता है जहाँ पर यह बूटी मिलती है? राजवैद्य ने बताया कि वह नीलगिरी की घाटियों में पाई जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। रास्ते में भयंकर सांप, बिच्छू तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। राजा ने यह सुनकर उस बूटी की पहचान बताने को कहा। राजवैद्य ने बताया कि वह पौधा आधा नीला आधा पीला फूल लिए होता है तथा उसकी पत्तियां लाजवंती के पत्तों की तरह स्पर्श से संकुचा जाती हैं। विक्रमादित्य यज्ञ की बात भूलकर ख्वांग बूटी की खोज का निर्णय कर बैठे। उन्होंने तुरंत ही काली के दिए दो बेतालों का स्मरण किया। बेतालू ने आनन फानन में नीलगिरी की ओर लेकर चल पड़े। पहाड़ी पर उन्हें उतारकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा घाटियों की ओर बढ़ने लगे। घाटियों में एकदम अंधेरा था, चारों ओर घने जंगल थे। राजा बढ़ते ही रहे। एकाएक उनके कानों में सिंह की दहाड़ पड़ी। वे संभल पाते इससे पहले सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर खुद को तो बचा लिया, मगर सिंह उसकी एक भाग को घायल करने में कामयाब हो गया। सिंह दोबारा जब उन पर झपटा तो उन्होंने भरपूर प्रहार से उसके प्राण ले लिए। उसे मारकर जब वे आगे बढ़े तो रास्ते पर उन्हें सैकड़ों विषधर दिखे। विक्रमादित्य तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद वे आगे की ओर बढ़े। रास्ते में एक जगह उन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखा। वे समझ गए
कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जो ही वे अजगर के पेट में पहुंचे कि उन्होंने अपनी तलवार से अजगर के पेट चीर दिया और बाहर आ गए। तब तक गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल हो गया। अंधेरा भी घिर आया था। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर विश्राम किया। जो ही सुबह हुई, वे ख्वांग बूटी की खोज में इधर-उधर घूमने लगे। उनकी खोज में इधर-उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और कब अंधेरा छा गया। अधीर होकर उन्होंने कहा, काश चंद्र देवता मदद करते। इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। घाटियों में दूध जैसी चांदनी फैल गई। अंधकार न जाने कहां से गायब हो गया। सारी चीजें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ऐसे पौधे की झाड़ी नजर आई जिस पर आधे नीले आधे पीले फूल लगे थे। उन्होंने पत्तियां छुई तो लाजवंती की तरह वो संकुचा गई। उन्होंने संशय नहीं रहा, उन्होंने ख्वांग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि एकदम दिन जैसा उजाला हुआ और चंद्रदेव सशरीर उनके सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी ही श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा, अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को जिंदा कर सकता है। उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जाते जाते विक्रमादित्य को समझाया कि उनके सशरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा। इसलिए वे उनसे अपने यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना नहीं करें। उन्होंने विक्रमादित्य को यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न कराने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। विक्रमादित्य ख्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आ गए। उन्होंने अमृत की बूंदें टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा ख्वांग बूटी जनहित के लिए रख ली। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। इसके बाद महामंत्री खुश हो गए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते ही 21वीं पुतली चंद्रज्योति ने राजा भोज से कहा, अगर आप में भी राजा विक्रमादित्य की तरह हिम्मत और अपनी प्रजा के लिए प्रेम की भावना है, तो ही सिंहासन की ओर आगे बढ़े। यह कहकर चंद्रज्योति वहां से उड़ जाती है और राजा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों, हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसा कि इस कहानी में राजा ने मंत्री की बेटी के लिए किया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।